यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो गाइस, क्या हाल चाल है आपकी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3 मार्च के करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो आप इनको डेली बेसिस पर कवर करते रहिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। तो इनको आप लगातार डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। गाइस, साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि लोअर पीसीएस के लिए, अपर पीसीएस, एफआरओ और आरओ सचिवालय के लिए फुल प्रिपरेशन ग्रुप चल रहे हैं, तो आप इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड क्विज ग्रुप चल रहा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS2 से न्यूज़ आ रही है कि 5 लाख पेशेंट्स ने QR कोड का इस्तेमाल किया है 365 हॉस्पिटल में, जिससे कि उनका रजिस्ट्रेशन तेज़ी से हो सके विदाउट हैसल अप ऑफ क्यूइंग अप, यानी कि बिना क्यू में लगे, बिना लाइन में लगे, बिना इंतज़ार किए QR कोड की मदद से उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो अप टू 5 लाख पेशेंट्स हैव बेनिफिटेड सिंस अक्टूबर लास्ट ईयर, यानी कि 2022 में अगर हम देखें, फ्रॉम QR कोड enabled registration at hospital counters which has helped reduce long queues। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का कहना है ये। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत जो एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है स्कैन एंड शेयर सर्विस फॉर फास्टर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन इन अक्टूबर 2022। नेक्स्ट आता है 9 गेस्ट कंट्रीज़ हैं G20 के लिए, यानी G20 जो भारत की प्रेसिडेंसी कर रहा है, भारत G20 की 2023 में, तो 9 गेस्ट कंट्रीज़ हैं जो इस बार हमने इनवाइट किए हैं। तो भारत की प्रेसिडेंसी में 9 कंट्रीज़ हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, इजिप्ट है, मॉरिशस है, नीदरलैंड्स है, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये सभी देश जो हैं गेस्ट कंट्रीज़ हैं इन अ ईयर व्हेन द G20 इज स्ट्रगलिंग टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द एजेंडा ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ एंड ग्लोबल साउथ। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत छोटे से में लिख दिया गया है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, G20 ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ भी आते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ भी आते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ माने जाते हैं लगभग जो पश्चिमी देश हैं वो सब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ में वो देश आते हैं जो अभी डेवलपिंग देश हैं या अंडर डेवलप्ड देश हैं, जो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, जिसमें भारत भी एक है। तो अब वेस्टर्न कंट्रीज़ और ग्लोबल साउथ के बीच में हमेशा तनातनी रहेगी, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ चाहेंगे कि कुछ और काम हो, यानी कि जो उनके देश को फेवर करता हो, जो उनके देश को फेवर करता होगा, लगभग मान के चलिए कि वो एक विकासशील देश को, या जो अभी विकास नहीं हुआ है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है जैसे बांग्लादेश है, उनको नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में और ग्लोबल साउथ के बीच में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, जो बैलेंस ये देश बनाएंगे। नेक्स्ट आता है, उत्तराखंड ने एक MOU साइन किया है जिससे कि यमुनोत्री मंदिर के लिए एक रोपवे बना सकें। तो उत्तराखंड सरकार ने एक MOU साइन किया है 167 करोड़ रुपीज़ का, जिससे कि एक रोपवे बना सके खारसाली से लेके यमुनोत्री टेम्पल तक, जिसके वजह से जो 3 से 4 घंटे का समय लगा करता था पहले, वो मात्र 15 मिनट में आपका काम हो जाएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ होने जा रही है ये। नेक्स्ट आता है, ये क्या हो रहा है, नेक्स्ट आता है 60% ऑफ इंडियाज़ वोटर्स लिंक्ड आधार टू वोटर ID, ये RTI का कहना है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत RTI मंगाई गई, उसमें कहा गया कि 60% भारतीयों ने, अपने जो भारतीय वोटर्स हैं, उन्होंने आधार को वोटर ID से लिंक कर दिया है। तो द चार्ट शोज द शेयर ऑफ वोटर्स हु हैव लिंक्ड देयर आधार टू देयर वोटर IDs, इसमें से कि त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और सिक्किम में 80% से ज़्यादा वोटर्स ने आधार लिंक कर दिए हैं। उत्तराखंड देखिए इस वाली कैटेगरी में आता है। तो ये कैटेगरी कौन सी है? 65 से 80% वाली। तो उत्तराखंड के अंदर 65 से 80% की, उत्तराखंड के अंदर जो लोग हैं, उन्होंने अपना जो आधार कार्ड है उसको लिंक कर दिया है वोटर ID से। ओवर 60% ऑफ इंडियाज़ 94.5 करोड़ वोटर्स, तो भारत में इस टाइम पे 94.5 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें से 60% ने अपना आधार कार्ड को वोटर ID से लिंक कर दिया गया है। ये इलेक्शन कमीशन का कहना है, जब इलेक्शन कमीशन में RTI डाली गई। त्रिपुरा विच वेंट टू द पोल्स लास्ट वीक एट द हाइएस्ट रेट ऑफ आधार लिंकिंग, सबसे ज़्यादा जो आधार लिंकिंग हुआ है वो त्रिपुरा से हुआ है। 92% वोटर्स जो हैं स्टेट में, उन्होंने आधार डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दी थी है। नेक्स्ट आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, USA के जो प्रेसिडेंट हैं जोसेफ बाइडेन या जो बाइडेन, उन्होंने जो वर्ल्ड बैंक, एक ब्रिटेन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन से जो एक वर्ल्ड बैंक निकल के आया था, तो वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं
उनको अजय बंगा को बताया गया है कि अजय बंगा जो हैं अब वर्ल्ड बैंक के चीफ बन सकते हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑन थर्सडे दैट वॉशिंगटन इज नॉमिनेटिंग फॉर्मर मास्टर कार्ड चीफ एग्जीक्यूटिव। देखिए मास्टर कार्ड एक कंपनी है, जैसे रुपए कार्ड आजकल हमें बैंक से मिलते हैं, इसी प्रकार से पहले हमें मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड मिला करते थे। तो मास्टर कार्ड अपने आप में एक कंपनी है, तो उसके पहले चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे अजय बंगा। अब ये वर्ल्ड बैंक को लीड करेंगे। जो अभी करंट चीफ थे डेविड मालपास, अब वो क्या करेंगे, स्टेप डाउन कर लेंगे, यानी वो अपना पद छोड़ रहे हैं। तो इस वजह से अजय बंगा को लगाया जा रहा है। अब यहाँ पे इतनी महत्वपूर्ण बात क्या है, यहाँ पे इतनी महत्वपूर्ण बात ये है, वर्ल्ड बैंक जब से एग्जिस्टेंस में आया है 1945-46 के बाद से, तो आप ध्यान दें कि जब से ये वर्ल्ड बैंक एग्जिस्टेंस में आया है तब से इसके जो चीफ हुए हैं वो हमेशा एक अमेरिकन पर्सन ही हुआ है। तो ज़्यादातर अमेरिकन पर्सन ही इसका हेड बना है। और अब अजय बंगा जो हैं वैसे तो ये अमेरिकन है, लेकिन ये भारतीय मूल के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि भारतीय मूल का एक प्राणी जो व्यक्ति है वो क्या बन गया है, वो वर्ल्ड बैंक का चीफ बन रहा है। द डेवलपमेंट लेंडर हैज़ जस्ट स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कैंडिडेट नॉमिनेशंस इन अ प्रोसेस सेट टू रन अंटिल मार्च 29 मार्च तक ये प्रोसेस चलेगा, विद द बैंक सेइंग विमेन कैंडिडेट्स वुड बी स्ट्रांगली एनकरेज्ड। और कहा जा रहा है कि जो बैंक के में जो विमेन कैंडिडेट्स हैं उनको एक स्ट्रांगली वो आप कह सकते हैं कि इनकरेज कर रहे हैं कि विमेन कैंडिडेट्स जो हैं वो बने। और बाकी प्रेसिडेंट की तरफ से अजय बंगा का नाम को कहा गया है। मिस्टर बंगा जो कि 63 ईयर्स के हैं, वो अभी वाइस चेयरमैन हैं जनरल अटलांटिक में। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली के बीच में देखते हैं कि क्या तनातनी चलती है। तो एज़ पर दी कॉन्स्टिट्यूशन और जो डायरेक्टिव्स हैं सुप्रीम कोर्ट के 4 जुलाई 2018 के, उसमें ये कहा गया था कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी कि जिसकी जो वहाँ की जो सरकार है, यानी कि जो इस टाइम पे आम आदमी पार्टी चला रही है, उनके पास एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है सभी मैटर्स पे। यानी कि दिल्ली सरकार के पास सारे हक हैं एक्सेप्ट जो महत्वपूर्ण 3 चीज़ें हैं उनके अलावा। वो क्या क्या हैं, वो है ज़मीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर। ये तीनों भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसके पास रहता है। यानी कि अगर दिल्ली में कुछ भी दिक्कत आती है तो वहाँ पे अगर पुलिस काम नहीं करती, दिल्ली पुलिस काम नहीं करती, तो इसका जो इल्ज़ाम है हम दिल्ली सरकार पर नहीं लगा सकते। इसका इल्ज़ाम सीधे सीधे केंद्र सरकार पे लगेगा, क्योंकि पुलिस दिल्ली सरकार के हाथ में है ही नहीं। These 3 सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड रिजर्व सब्जेक्ट्स। इन तीनों सब्जेक्ट्स को रिजर्व सब्जेक्ट्स कहा जाता है। ये सिर्फ रिजर्व सब्जेक्ट्स दिल्ली के केस में इसलिए हैं क्योंकि दिल्ली अपने आप में एक राजधानी है, भारत की राजधानी है, केंद्रीय राजधानी है। सिर्फ इस वजह से दिल्ली के साथ ही स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है। 2 सब्जेक्ट्स ओवर विच गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी दिल्ली हैज़ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल आर कॉल्ड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। और जिनके ऊपर दिल्ली सरकार का सारा हक है उनको हम ट्रांसफर सब्जेक्ट्स कहते हैं, जिनके ऊपर अधिकार नहीं है उनको हम रिजर्व सब्जेक्ट्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ERCP टेक्स पॉलिटिकल ट्विस्ट एज मध्य प्रदेश अप्रोचेस सुप्रीम कोर्ट फॉर स्टे। तो अब ERCP क्या है, ERCP है राजस्थान में एक नहर बना रहे हैं, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। तो इसके वजह से 13 डिस्ट्रिक्ट्स को बेनिफिट होगा और इसके वजह से हम 3 रिवर्स को इंटरलिंक कर रहे हैं, 3 नदियों को इंटरलिंक करके ये कैनाल बनाई जा रही है। हैज़ टेकन अ पॉलिटिकल ट्विस्ट, क्योंकि जो नेबरिंग मध्य प्रदेश है वो सुप्रीम कोर्ट गया है और उसका कहना ये है मध्य प्रदेश का कि इस प्रोजेक्ट पे रोक लगनी चाहिए, कि ये प्रोजेक्ट नहीं चलना चाहिए। राजस्थान हैज़ ऑल्सो बीन डिमांडिंग द नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस फॉर ERCP। राजस्थान का कहना ये है कि वो ERCP पे, यानी कि ईस्ट राजस्थान जो कैनाल प्रोजेक्ट है, इसको वो चाहता है, राजस्थान चाहता है कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा मिले। लेकिन नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा मिलने से क्या फ़ायदा होता है कि जो उसमें पैसा लगता है फिर वो केंद्र सरकार, जो उसमें मुख्य जो पैसा देगी वो केंद्र सरकार देगी, और जो राज्य सरकार है वो उसमें थोड़ा सा कम पैसा देंगी। MP हैज़ ऑल्सो सॉट अ स्टे ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दी नवनेरा बैराज, जो कि काली सिंध नदी पे है कोटा जिले में। तो ERCP ये अपना एक मेजर इनिशिएटिव है जिससे कि हम 3 नदियों को इंटरलिंक कर रहे हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? पार्वती नदी है, काली सिंध नदी है और चंबल नदी है। MP ने ऑब्जेक्शन दिए हैं कि इन व्यू ऑफ द चंबल रिवर फ्लोइंग 370 किलोमीटर इन दैट स्टेट, राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ मेंटेन्ड दैट एनी ऑफ द 2 स्टेट्स could use water from its catchment area as well as 10% of the water received from the other after an agreement। अब देखिए उनका कहना ये है कि भाई 376 किलोमीटर वो राज्य से बहती है। राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई इसमें दिक्कत क्या है, पानी आप भी यूज़ करें चंबल नदी का, हम भी यूज़ करेंगे। जब नदी बह रही है तो उसका पानी जिस जिस जगह से बहेगा वहाँ से इस्तेमाल किया जाएगा। MP का कहना ये है कि MP हैज़ इटसेल्फ बिल्ट द मोहनपुरा डैम। मध्य प्रदेश ने एक मोहनपुरा डैम बना रखा है नेवाज रिवर पे, जो कि पार्वती नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। और
कुंडलिया डैम बना रखा है काली सिंध नदी पे, बिकॉज ऑफ विच अबाउट 2.65 लाख हेक्टेयर जो इरिगेशन एरिया है वो एमपी में डेवलप हुआ है। एनओसी ऑब्टेन कर ली गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2017 में डैम्स बनाने के लिए। नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस अगर मिल जाता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो खर्चा होगा उसमें एक्सपेंडिचर होगा वो 90 और 10 के रेशो में होगा, यानी कि 90% पैसा केंद्र सरकार देगी और 10% पैसा जो है वो राज्य सरकारें यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स देंगी। और माना भी जा रहा है क्योंकि 37,200 करोड़ रुपए का खर्चा है, तो इतना ज़्यादा खर्चा कैनल बनाने में जो स्टेट्स हैं उनको करने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इतना ज़्यादा पैसा स्टेट्स नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे कूदना ही होगा। तो वो कौन कौन से ज़िले हैं जिससे यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, तो थोड़ा सा वो देख लेते हैं। वो जो ज़िले हैं वो हैं झालावाड़, बारान, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर। ये जितने भी ज़िले हैं ये सब के सब राजस्थान के ज़िले हैं। इनकी पॉपुलेशन लगभग 3.5 करोड़ है। नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस हैज़ बीन सॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ द फैक्ट दैट कि जो ह्यूज प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो राज्य सरकार द्वारा अकेली नहीं वहन की जाएगी, तो केंद्र सरकार को यहाँ पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि 37,000 करोड़ रुपए काफ़ी बड़ा अमाउंट है। नेक्स्ट आता है, सेंटर ने मंजूरी दे दी है कि औरंगाबाद का नाम ओस्मानाबाद का नाम चेंज कर दिया जाए। तो औरंगाबाद का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया जाएगा और ओस्मानाबाद का नाम चेंज करके धाराशिव कर दिया जाएगा या धराशिव कर दिया जाएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हो गया है और ओस्मानाबाद का नाम धराशिव हो गया है। नेक्स्ट आता है लॉस एंड डैमेज। अब देखिए GS3 से न्यूज़ है लॉस एंड डैमेज फंड की। तो लॉस एंड डैमेज क्या है अगर हम देखें तो लॉस एंड डैमेज रेफर्स टू कॉस्ट्स द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि लॉस एंड डैमेज क्या है कि ये जो रईस देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर एक चार्ज लगाया जाएगा, क्योंकि आपने यानी कि इन बड़े कंट्रीज़ ने, इन डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जो अपने यहाँ पे डेवलपमेंट करते हुए जो नुकसान किया है, जो डेवलपिंग देशों को, छोटे देशों को जो उसकी वजह से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करी जाएगी। हु आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल एमिशंस, जो कि पॉल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को, शुड पे टू पुअर नेशंस दैट हैव मेड नेग्लिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी जो गरीब देश हैं उन्होंने तो क्लाइमेट चेंज में या तो ना के बराबर किया है कंट्रीब्यूशन या बहुत थोड़ा सा किया है। तो यहाँ पर पुअर नेशंस को यहाँ पे क्या होना चाहिए, दैट पॉल्यूशन नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन टू पॉल्यूशन बट आर मोर वल्नरेबल टू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत भयानक फ्लड्स आए थे। वाइल द वल्नरेबल कंट्रीज हैव बीन आस्किंग फॉर क्लाइमेट डैमेज फंड्स। अब देखिए जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, जो यानी कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो हमेशा से कहते आए हैं कि क्लाइमेट का जो डैमेज हुआ है उसकी फाइनेंसिंग होनी चाहिए। जो गरीब देश हैं उनको पैसा मिलना चाहिए जिसकी वजह से वो अपने यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें बना सकें जिससे कि वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो दिक्कतें हो रही हैं उनकी समस्याओं से जूझ सके। फॉर डेकेड्स नाउ द रिच कंट्रीज हैव रेजिस्टेड। सिंपल सी बात है, रईस देश क्यों चाहेंगे कि वो पैसा दें, लेकिन इस बार जो कॉप समिट हुआ है इजिप्ट के शर्म अल शेख में, तो वहाँ पर ये फैसला हुआ है कि लॉस एंड डैमेज फंड बनेगा। ऑल्सो इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन एंड एसेस डैमेज कॉस्ट प्योरली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं वो एक इनकम्प्लीट पिक्चर है, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है। तो इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो GDP रेशो है वो 0.7% है, यानी कि GDP के मुकाबले हम कितना खर्च कर रहे हैं, मात्र 0.7% खर्च कर रहे हैं, जो कि अपना में बहुत ही मिनिस्क्यूल अमाउंट है या ना के बराबर अमाउंट है, जो कि बहुत कम है मेजर इकोनॉमीज़ के मुकाबले। और दुनिया का जो एवरेज है वो 1.8% है, यानी कि हम लोग बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। वाइल द कॉर्पोरेट सेक्टर अकाउंट्स फॉर अबाउट 2/3 ऑफ ग्रॉस GDP। अगर हम R&D में देखें तो 2/3 हिस्सा ग्रॉस GDP का हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वही करता है। इट्स शेयर इन इंडिया इज जस्ट 37%। तो भारत में सिर्फ 37% है, यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर का हिस्सा। देखिए गवर्नमेंट तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर ही रही है, प्राइवेट कंपनीज कॉर्पोरेट सेक्टर भारत में R&D में पैसा खर्च नहीं करती। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, दुनिया में अगर हम देखें तो एवरेज जाता है 2/3 यानी कि 67% के आसपास जो कॉर्पोरेट प्राइवेट कंपनीज R&D में पैसा खर्च करती हैं। भारत में ये स्थिति लगभग उल्टी है। भारत में ज़्यादातर जो परसेंट खर्चा होता है वो सरकार करती है R&D के अंदर, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो सिर्फ 37% पैसा खर्च करता है। नेशनल साइंस और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है DST का, वो एजेंसी ऐसी है जो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो कितना खर्चा हो रहा है, उसकी क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, उसको कलेक्ट करने का काम इसके पास है, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास।
तो इट इज़ ईजियर टू गैदर द इन्फॉर्मेशन और R&D बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर, हायर एजुकेशन सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कितना पैसा खर्च कर रही हैं, उनकी बारे में जानकारी लेना बहुत आसान है। लेकिन प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो कितना पैसा खर्च कर रही हैं या वो क्या खर्चा कर रही हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं मिल पाती है। द मेथड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ R&D परफॉर्मिंग फर्म्स डज नॉट कैप्चर ऑल द R&D परफॉर्मिंग फर्म्स। और जो NSTIMS है वो रिलाई करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च पे, DSIR की लिस्ट पे, कि जो रिकॉग्नाइज R&D यूनिट्स हैं, एंड द प्रावेस डेटाबेस जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड का, इस पर्पज़ के लिए। तो जो DSIR है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, तो DSIR लिस्ट मे नॉट हैव मैनी ऑफ द एक्चुअल R&D परफॉर्मर्स, दो रीज़न की वजह से। एक तो फर्म्स विच कंसिडर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एज नॉट अट्रैक्टिव। अब देखिए कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ फर्म्स ऐसे हैं जो DSIR की लिस्ट पे R&D का जो खर्चा है उसको मेंशन भी नहीं करते हैं। तो एक तो इस वजह से, एक तो उनको जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं वो अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, और वो सेंसिटिव है अबाउट शेयरिंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के विद द DSIR, मे नॉट बी इंक्लाइंड टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद द DSIR। पहला रीज़न तो ये। दूसरा रीज़न क्या है, इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर R&D फर्म्स, ये मुश्किल हो सकता है R&D फर्म्स के लिए सर्विसेज में, जैसे कि सॉफ्टवेयर है और R&D सर्विसेज में है, कि वो मीट कर सकें रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर R&D, कि उनके पास सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो R&D के लिए। हो सकता है कि वो उन स्टैंडर्ड्स को मीट ही ना कर पा रहे हों, उन स्टैंडर्ड्स को मैच ही ना कर पा रहे हों। जो बहुत भयानक अर्थक्वेक आया था टर्की में और सीरिया में, उसके वजह से जो डेथ टोल है वो, यानी कि जो मृत्यु का अगर हम देखें जो डेथ टोल है वो कितना हो गया, संख्या कितनी हो गई है, 47,244, लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। देखिए ये सब सरकारी आंकड़े हैं, यानी कि इतने तो लोग, सरकार कह रही है इतने लोगों की डेथ हुई है, एक्चुअली में कितने की हुई होगी, हमेशा वो फिगर ज़्यादा होती हैं ऐसा माना गया है, तो वो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो जो डेथ टोल है अर्थक्वेक से जिसने टर्की और सीरिया को हिट किया 6 फरवरी को, वो बहुत ज़्यादा रही है। 6.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, वो ऑलरेडी बैटर्ड हेटे दिस वीक कंपाउंडिंग द डिवास्टेशन। हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है, उसने क्रू मॉड्यूल बनाया है गगनयान के लिए। तो कंट्री का जो पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है गगनयान, उसने अचीव किया एक मेजर माइलस्टोन, जब हमारा पहला इंडिजिनस सिमुलेटेड क्रू मॉड्यूल जो है वो उसको हैदराबाद बेस्ड मंजीरा मशीन बिल्डर्स ने इसको बनाया है। और इसको किसको हैंड ओवर कर दिया गया है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम को दे दिया गया है। ये S उन्नीकृष्णन अय्यर जो हैं, नायर जो हैं उसके MD हैं, और चौधरी VN साई प्रकाश जो हैं वो हैदराबाद में है। नेक्स्ट आता है कोल फायर्ड चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन इन महाराष्ट्र चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। तो कोल से फायर्ड है ये, यानी कि कोल से चलता है, सुपर थर्मल पावर स्टेशन है चंद्रपुर का महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रपुर का सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में है या किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। चंद्रपुर सिटी इज़ नोन एज इंडियाज़ ब्लैक गोल्ड सिटी, तो भारत का ब्लैक गोल्ड सिटी माना जाता है इसको। ये विदर्भ रीजन में है, और जो महाराष्ट्र की कोल रिच बेल्ट है, यहाँ पे कोयला बहुत बहुतायत में पाया जाता है, तो वहाँ पर ये चंद्रपुर सिचुएटेड है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन इंडिया। तो क्योंकि कोयला है यहाँ पे, खदानें हैं और साथ साथ थर्मल पावर प्लांट है, तो उसकी वजह से भारत का सबसे जो पोल्यूटेड शहर है उनमें से भी ये एक है। सिटी इज़ एन इंडस्ट्रियल एरिया, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है लगभग। होम टू सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, एक्सप्लोजिव इंडस्ट्रीज़ हैं, पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ हैं, और माइंस तो है ही यहाँ पे। CSTPS यानी कि चंद्रपुर का जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, अलोन रिलीजेस 7100 मेट्रिक टन, यानी कि 18 जंबो जेट जितनी फ्लाई ऐशें निकालता है, जो कि अपना में एक पर्टिकुलेट बाई प्रोडक्ट है कोल कंबशन का, यानी कि अगर कोयला जलेगा तो फ्लाई ऐश यानी कि राख निकलेगी, और जो राख होती है वो अपना में कार्सिनोजेनिक होती है, यानी कि कैंसर कर सकती है अगर बॉडी के अंदर जाती है तो। इट ऑल्सो जनरेट्स 2900 मेट्रिक टन ऑफ बॉटम ऐश, यानी कि वो हैवियर कोल वेस्ट, यानी कि जो नीचे बच जाता है, जो पूरी तरह से जल नहीं पाता, जो कि नॉन कंबस्टिबल होता है, जल नहीं सकता, एंड नीड्स टू बी स्टोर्ड सेफली टू प्रिवेंट इट फ्रॉम परकोलेटिंग इनटू द ग्राउंड वाटर, और जिससे कि ये ग्राउंड वाटर को ख़राब ना करे, तो उसके लिए उसको अलग से स्टोर करना पड़ता है। बोथ दीज फॉर्म्स ऑफ कोल वेस्ट आर टुगेदर नोन एज कोल ऐश। और ये दोनों तरह के जो वेस्ट होते हैं, एक तो वो फ्लाई ऐश और ऐसे कुछ बचा हुआ कोयला, इन दोनों को मिला के क्या कह दिया जाता है, इन दोनों को मिला के कोल ऐश कह दिया जाता है। 2019 में चंद्रपुर में हैड अ वेरी हाई कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स ऑफ 76.41, यानी 2019 में देखा गया तो कि उसका बहुत ज़्यादा स्केल था, यानी कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वो कर रहा था। फिर साइंटिस्ट ने उसमें कुछ फॉक्स लंग्स लगाए, जिससे ये नाप सकें कि एयर पोल्यूशन कितना है सिटी में,
और वो एक हफ्ते के अंदर ही जो लंग्स थे वो क्या हो गए थे, वो पूरे काले पड़ गए थे। द एयर बिकेम सो टॉक्सिक दैट द एयर क्वालिटी इंडेक्स रीच्ड अ डेंजरस 400 जनवरी 2022 में। वहाँ की जो चंद्रपुर सिटी की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कितना हो गया था, वो 400 हो गया था। नेक्स्ट आता है बर्डर्स डिलाइट, यानी कि वो लोग जो बर्ड्स को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं या उनकी मेजरमेंट करते हैं। तो बंगाल में 489 स्पीशीज़ जो हैं वो काउंट के दौरान रिपोर्ट की गई हैं। तो वेस्ट बंगाल रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। फिर वेस्ट बंगाल के बाद उत्तराखंड का नंबर आता है, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है। अभी ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट हुआ है 2023 का 35 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ में 17 से 20 फरवरी के बीच में। वाइल वेस्ट बंगाल रिपोर्टेड 489 स्पीशीज़, वेस्ट बंगाल ने 489 स्पीशीज़ को रिपोर्ट किया है, उत्तराखंड ने 426 को किया है, अरुणाचल 407 को, असम 397 को और कर्नाटका 371 को। बस इतना ध्यान रखना है कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर उत्तराखंड में है। तमिलनाडु और केरला में भी काफ़ी पक्षियाँ हैं। तो 8th और 9th स्पॉट मिला है, तमिलनाडु में 349 है, केरला में 325 स्पीशीज़ हैं। फिर इट टू द टॉप स्पॉट इन द चेकलिस्ट कैटेगरी बाय अपलोडिंग 9000 लिस्ट ऑफ बर्ड्स। महाराष्ट्र में 7000 लिस्ट है, तमिलनाडु की 6000 लिस्ट थी और इनको सेकंड और थर्ड पोजीशन मिली है। जो BCI है एक इनफॉर्मल पार्टनरशिप है ऑर्गेनाइजेशन की और ग्रुप्स की जो वर्क कर रहे हैं जिससे कि बर्ड्स के बारे में नॉलेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर सकें। इंडिया जो है 190 देशों में आता है जिसने पार्टिसिपेट किया है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंटिंग 2023 में। ये अपना आप में एक एनुअल इवेंट है, इसकी वजह से जो बर्ड एंथुजियास्ट हैं, यानी कि जो पक्षियों में इच्छा रखते हैं, रुचि रखते हैं, स्टूडेंट्स हैं, नेचर एंथुजियास्ट हैं, वो एक साथ आते हैं और बर्ड्स की काउंटिंग में हेल्प करवाते हैं। तो GBBC जो है वो फाउंड किया गया था 1998 में और जो बर्ड काउंट इंडिया है ये ऑर्गेनाइज करता है GBBC को कंट्री में, यानी कि भारत के अंदर। कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ओरांगुटान जो है वो एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है और कहाँ मिलता है ये, मलेशिया इंडोनेशिया के जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ मिलता है। और जो सैयद अब्दुल नज़ीर हैं उन्होंने ओथ ली है आंध्र प्रदेश के गवर्नर के रूप में, तो गवर्नर बने हैं वो आंध्र प्रदेश के। तो गाइस इसी के साथ ये करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी फीडबैक सेशन है आपका, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियोस को अंत तक जरूर देखा करिए जिससे कि आपको सब चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।